Hello everyone, welcome to Parcham classes. I'm Bhumika Prajapati. So as you all know हमारी MCQ सीरीज़ चल रही है एंड ऑलरेडी हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री तक MCQ सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की MCQ सीरीज़ स्टार्ट करेंगे एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया. ठीक है, इसमें हम सभी यूरोपियन पावर्स जैसे कि पोर्चुगीज एडवेंट, डच एडवेंट, ब्रिटिश एडवेंट, इन सभी को वन बाय वन जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले थोड़ा सा अराइवल एंड एस्टैब्लिशमेंट के बारे में देख लेते हैं. देखिए, पहले एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी बनी भी 1498 में थी एंड भारत भी 1498 में आई थी. ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बन चुकी थी, बट ये लोग भारत जो है इंडिया ये लोग 1608 में आए थे. ठीक है, तीसरे नंबर पर इनका अराइवल, बट कंपनी जो है ये लोग डच से पहले ही इन लोगों ने फॉर्म कर ली थी. ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी एंड 1605 में ये लोग भारत आए थे. डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी थी एंड 1620 में ये लोग आए थे भारत. और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1654 में बनी थी और ये लोग इंडिया कब आए थे? 1668 में आए थे. ठीक है, पोर्चुगीज की बात करूं तो फर्स्ट टू अराइव इंडिया एंड लास्ट टू लिव इंडिया. ठीक है, ये लोग आए 1498 में थे, सबसे पहला यूरोपियन पावर था, और सबसे लास्ट जो कि भारत छोड़ के जाने वाला जो यूरोपियन कंपनी थी वो भी क्या थी? पोर्चुगीज ही थे. ये कब गए थे? 1961 में ये लोग भारत छोड़ के गए थे. राइट, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में डिस्कस करी. आज हम MCQs पढ़ने वाले, तो अब हम लोग जंप करते हैं हमारे MCQs पर. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कैलिकट. ठीक है, वास्को डी गामा किस वर्ष कैलिकट पहुंचे थे? तो हम सभी जानते हैं कि 1498 में ही पोर्चुगीज कंपनी बनी थी एंड 1498 में ही ये क्या आए थे? भारत आए थे. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1498 AD. अब हम ये भी जानते हैं कि जो वास्को डी गामा थे ये पहले पर्सन नहीं थे जो कि एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे या सी रूट ढूंढने के लिए निकले थे. ठीक है, इनके पहले भी एक अटैम्प्ट हुआ था जो कि बार्थलोम्यू डियाज ने करा था. राइट, ये पहले सेलर थे पोर्चुगीज से जो कि निकले थे, वोएज पे निकले थे 1487 में. राइट, और इन्होंने ही केप ऑफ गुड होप जो है इस पॉइंट को ढूंढा था. ठीक है, सो ही केम अप टू द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका as there was storm and when he reached there he named it Cape of Storms. तो ये जो Cape of Good Hope है इसे पहले Cape of Storms कहा जाता था. ठीक है, later ये जो Cape of Good Hope है with a definite hope of discovering a new sea route, इसका नाम जो है क्या कर दिया गया था? Cape of Good Hope. ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो किसने करा था? बार्थलोम्यू डियाज. देखिए, यहाँ पर अटेम्प्ट की बात करें तो एक प्रिंस थे, ठीक है, जिनका नाम था हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था. वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना नेविगेशन, नए नए सी रूट्स ढूंढना, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे. तो वो लोगों को ना इन साइंटिफिक इंटरवेंशन, नए नए सी रूट्स ढूंढने के लिए क्या करते थे? मोटिवेट भी करते थे. उसी का रिजल्ट था कि पहला अटैम्प्ट जो है बार्थलोम्यू डियाज ने करा था इन 1487. उसके बाद 1498 में दूसरा अटैम्प्ट भी किया गया, बिकॉज देखो केप ऑफ गुड होप तक तो वो ऑलरेडी सी रूट ढूंढ चुके थे. ठीक है, उसके आगे का रूट जो है इंडिया तक पहुंचने का रास्ता जो है वास्को डी गामा ने ढूंढा था. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1498. एंड इसके अलावा एडिशनल फैक्ट्स आपको इन बॉक्सेस में मिलेंगे. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ वास्को डी गामास शिप बाय विच ही केम इंडिया. ठीक है, वास्को डी गामा की शिप का नाम क्या था जिससे वो भारत आए थे? तो उनकी जो शिप का नाम था वो था साओ गैब्रियल. ठीक है, क्या नाम था उनके शिप का? साओ गैब्रियल. तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वाइसरॉय इन इंडिया. ठीक है, भारत में पहला पुर्तगाली वाइसरॉय कौन था? तो भारत के जो पहले गवर्नर बोल लो या वाइसरॉय बोल लो जो बने थे पोर्चुगीज के, वो थे अल्मीरा. ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा. इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड पे देखने को मिलेगा. जैसे कि पहली चीज़ तो यही हो गई कि पहले पोर्चुगीज वाइसरॉय थे भारत में. जितनी भी पोर्चुगीज पोजेशंस थी भारत में उसके पहले वाइसरॉय कौन बने थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा. ठीक है, इन्हीं के टाइम पर इन्होंने अरब ट्रेडर्स को डिफीट करा था. इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इसे स्टार्ट करा था 1509 में. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है और इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से पोर्चुगीज वाइसरॉय थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट करा था? तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा. बेसिकली ये ओशन में अपनी सुप्रीमेसी जो है इस्टेब्लिश करना चाहते थे और इसलिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या करा था? इस्टेब्लिश करा था. क्लियर?
इसके बारे में अल्मीडा जो है ही वॉज डिफीटेड एंड इनको इजिप्शियंस जो है उन्होंने किल कर दिया था। बाकी देखिए दो ही मेन चीज़ें इनसे बनती है, पहला द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पोर्चुगीज पोजेशंस इन इंडिया एंड दूसरा इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी जो है स्टार्ट करी थी 1509 में। दिस पॉलिसी ऑफ कंट्रोलिंग द अदर कंट्रीज सेटलमेंट बाय नेवल फोर्स, उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। ठीक है, सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following had welcomed वास्को डी गामा at Calicut? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कैलिकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो वो थे ज़ेमोरिन। ठीक है, ज़ेमोरिन ने ही कैलिकट में वास्को डी गामा का स्वागत करा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नाउ आप लोग मुझे ये बताइए कि गुजराती ट्रेडर थे, ठीक है, उन्होंने मदद करी थी वास्को डी गामा की इंडिया तक पहुंचने में। उस गुजराती ट्रेडर का क्या नाम था, ये आप लोग मुझे बता रहे कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ यहाँ पर ना हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है, और उनका इन कोड में आंसर ढूंढना है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे सबसे इजी, अगर आपको इनमें से कुछ ना पता हो तो आपको वास्को डी गामा को तो पता ही है कि ये कौन थे, एक पोर्चुगल कंट्री से थे। ठीक है, सो वास्को डी गामा कहाँ से थे? तो पोर्चुगल से। तो पहले हमें ढूंढना है ए का 2। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास ए और ये रहा हमारे पास 2 और दूसरा कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आगे और देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सभी को एटलीस्ट ये तो पता होगा कि वास्को डी गामा जो है वो क्या थे, पोर्चुगल थे। ठीक है, इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने अमेरिका की खोज करी थी। ये कहाँ से थे? तो आई गेस ये भी सभी को पता होगा कि ये कहाँ से थे, स्पेन से थे। ठीक है, कैप्टन कुक जो कि ब्रिटेन के थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी खोज करी थी। बेसिकली कैप्टन कुक के साथ उनका एक भाई भी था, वो दोनों हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, उन लोगों ने इस आइलैंड को ढूंढा था। इस तरीके से एक पूरी स्टोरी है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी याद रखना कैप्टन कुक कहाँ के थे, ग्रेट ब्रिटेन के थे, एंड तस्मान जो है वो हॉलैंड के थे। ठीक है, तो ये कुछ वॉयेजर्स थे और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये पूछा गया था। क्लियर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया? ठीक है, जब मैंने ये पूछा कि पहले वाइसरॉय कौन थे, तो वो हमको पता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, बट ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। जब रियल फाउंडर की बात आती है ना, तो वो थे अल्बकर। ठीक है, ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्बकर। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अल्बकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप ये सारी चीज़ें उसमें से पढ़ सकते हैं। एक जो मुझे लगता है कि जिससे क्वेश्चन बनता है वो मेन ये है कि इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। उसके बाद नीनो दी कुन्हा ने गोवा को क्या बना दिया था, कैपिटल बना दिया था। ठीक है, तो सबसे मेन जो टास्क था वो था गोवा को कैप्चर करना। उसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है पोर्चुगीज़ पावर को एक्सपेंड करने की भी बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश करी थी। उन्होंने इंडियन वुमेन से शादी करना शुरू करी थी ताकि क्रिश्चियनिटी को भी प्रोपोगेट किया जा सके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है इनके टाइम पर हुई है। ठीक है, अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी वरना लेक्चर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पीपीटी में से एक बार इन एडिशनल फैक्ट्स को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट? ठीक है, तो पोर्चुगीज ने अपना पहला फोर्ट कहाँ पर इस्टेब्लिश करा था? भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनवाया था? तो वो था कोची। ठीक है, पोर्चुगीज ने अपना फर्स्ट फोर्ट कहाँ पर बनवाया था? कोची। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर आ जाता है हमारा डिस्काउंट कोड। ठीक है, सो इस बार का हमारा डिस्काउंट कोड है कोड 10 और ये जो कोड है विल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल कोर्सेज जो कि आपको परचम एप्लीकेशन पे मिलेंगे, उन सभी कोर्सेज पर ये कोड एप्लीकेबल रहेगा। सो मेक श्योर इस कोड को यूज़ कीजिए एंड अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी को बूस्ट कीजिए, अपनी प्रिपरेशन जो है उसे बूस्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट जो है अब यहाँ पर आपको जो भी यूरोपियन पावर्स भारत आए थे जिनका भी एडवेंट हुआ था, उन लोगों ने अपना पहला सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश करा था, अक्सर इससे क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ पर आपको टेब्यूलर फॉर्म में मिल गए। जैसे कि पोर्चुगीज़ की बात करें तो पहला इन्होंने अपना कोचीन केरला में खोला था। डच की बात करें तो मछलीपट्टनम में खोला था या मछलीपट्टनम में खोला था। ब्रिटिश ने भी मछलीपट्टनम में अपना पहला सेंटर खोला था। डैनिश ने ट्रैंकेबार में खोला था और फ्रेंच ने सूरत में खोला था इन 1668। ठीक है, तो ये अक्सर इनसे क्वेश्चंस पूछते, तो इन्हें याद आप लोगों को रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंच फेल्ड टू एस्टैब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज, ठीक है, फ्रांसीसी डेक्कन में सत्ता स्थापित करने में विफल रहे क्योंकि। तो ये डेक्कन में बेसिकली फ्रेंच पावर जो थे अपना पावर इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, उसका मेन रीज़न ये था कि जो इंग्लिश थे ना, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। यही एक मेजर रीज़न भी माना जाता है कि ब्रिटिश पावर दैट फेल्ड इन इंडिया बिकॉज वो उनकी नेवल स्ट्रेंथ जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज़ों के पास एक मजबूत सेना नहीं थी, स्पेशली नेवल आर्मी की अगर हम बात करें तो वो इन लोगों की स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who were the first Europeans to set up sea trade centers in India? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि सी ट्रेड सेंटर भारत में पहली बार किसने खोला था, ठीक है। भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? यहाँ पे सिंपल ट्रेड सेंटर्स की बात नहीं चल रही, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सी ट्रेड सेंटर की, ठीक है। समुद्री व्यापार केंद्र किसने स्टैब्लिश करा था? तो वो करा था पोर्चुगीज ने, राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पोर्चुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following factories in Bengal, the one established by Portuguese was? बंगाल में निम्नलिखित कारखानों में से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए, बंगाल में बहुत सारी जो है अलग अलग जगह फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई थी, सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए थे। तो इन जो ये ऑप्शंस दे रखे, इसमें से कौन सा सेंटर या कौन सी फैक्ट्री जो है वो पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है हुगली, ठीक है। हुगली में जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी दैट वाज इस्टेब्लिश बाय पोर्चुगीज पावर। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज हुगली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी, जिसको अब हम पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पौंडीचेरी या पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि जो फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी या पुडुचेरी वर द पोर्चुगीज। तो यस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो ए हो सकता है करेक्ट और डी हो सकता है करेक्ट, ठीक है। इसके बाद द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पुडुचेरी वर द फ्रेंच। तो फ्रेंच, देखिए फ्रेंच ने कभी भी पौंडीचेरी पर जो है अपना पावर एस्टैब्लिश नहीं करा था, मतलब ये लोग सेकेंड नहीं थे, ठीक है। इसके बाद कहा गया द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ब्रिटिशर्स ने कभी भी पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई नहीं करा था? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो सेकंड भी गलत है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति जो है फ्रांसीसी थी, जी नहीं। और दूसरा, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर कभी कब्जा नहीं किया था, ये चीज़ भी क्या है? गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? वो कौन सा पावर था जो कि पायरेसी को यूज़ करा था बे ऑफ बंगाल में? कौन सी कंपनी थी? तो वो थी पोर्चुगीज़, ठीक है। पोर्चुगीज़ ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का जो है एज अ बेस यूज़ करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? अभी मैं स्टार्टिंग में बता दूं, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो वो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ कैलकाटा? तो कैलकाटा के फाउंडर कौन है? तो वो है जॉब चार्नो, ठीक है। अब बेसिकली ये जो कैलकाटा है इसको 3 विलेजेस को मर्ज करके जो है बनाया गया था। तो क्वेश्चन जो है मेरा दूसरा आप लोगों से वो ये होगा, जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वो कौन से 3 विलेजेस थे जिनको मर्ज करके जॉब चार्नोक ने कैलकाटा जो है उसकी नींव रखी थी, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का आप लोग मुझे आंसर देंगे। सो निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के संस्थापक थे? तो वो है जॉब चार्नोक। ओके, यहाँ हिंदी में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप याद रखना ये है जॉब चार्नोक, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड डच एस्टैब्लिश द फर्स्ट सेंटर? तो मैं अभी बता दूं कि किस किस ने अपना पहला सेंटर कहाँ पर एस्टैब्लिश करा था। तो डचों ने अपना पहला केंद्र कहाँ पर स्थापित करा था? तो वो था मछलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस
of the entry of European powers into India, which one of the following statement is not correct? ठीक है, सो देखिए पहला है द पोर्चुगीज कैप्चर गोवा इन 1499। तो क्या 1499 में गोवा को कैप्चर करा था पोर्चुगीज ने? हम यहीं पे चीज़ जानते हैं कि पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गया है, ठीक है। गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज बट इट वॉज इन 1510, ठीक है। किसने करा था? अल-बकर ने करा था। कैपिटल किसने बनाया था? नीनो दी कोन्हा ने बनाया था, ठीक है। तो हमें और दूसरे स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। The English opened their first factory in South India at Masulipatam. सही है, अभी आगे डिस्कस करा था। In Eastern India, the English company opened its first factory in Orissa in 1633 under the leadership of Dupleix. French जो है they occupied Madras in 1746, ठीक है। 1499 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question, that is question number 17. The first to start a joint stock company to trade with India were, ठीक है, भारत के साथ व्यापार करने वाली संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे डच, ठीक है। डच जो थी ये पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, ठीक है, जो भारत से ट्रेड करने के लिए आई थी। वैसे डच से जो है इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर जो भी बनते हैं जैसे कि डच पावर कैसे ख़त्म हुआ भारत में, इससे क्वेश्चन बनते हैं। दैन इनकी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश है, पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करी थी, छोटे मोटे क्वेश्चन जो है आपको इनसे देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश द ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, राइट। तो इसमें से कहाँ कहाँ पर डच ने अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करा था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? ठीक है, तो पहली चीज़ देखो मछलीपट्टनम दिख रहा है बिकॉज फर्स्ट सेंटर वॉज एस्टैब्लिश, तो फर्स्ट तो होगा बिकॉज और कहीं दिख नहीं रहा। इसके अलावा सूरत में भी इन्होंने अपना सेंटर इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। अहमदाबाद, कोचीन और पटना में भी इस्टेब्लिश करा था, भरूच में भी करा था, आगरा में भी करा था, चिंसुरा में भी करा था। तो इन सभी प्लेसेस पर ये अपने ट्रेडिंग सेंटर जो है इस्टेब्लिश करे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इनके यूजुअली इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, बट याद रख लेना कि यहाँ जो है सेंटर्स इस्टेब्लिश हुए थे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो पूछा गया है, ठीक है। बट देखिए मेक श्योर कि एटलीस्ट आप फर्स्ट 2 सेंटर्स इन लोगों के याद रखें, बिकॉज उसी से कहीं ना कहीं आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज, ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का रहस्य क्या है? तो देखो पहली चीज़, भारत में जब वो लोग आए थे, जब उनका एडवेंट हुआ था, तब नेशनलिज्म जैसी कोई भावना लोगों में नहीं थी। तो एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये पॉइंट सही हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, हिंदी में भी पढ़ देती हूँ, भारत में राष्ट्रवाद का अभाव था, ये सही है। इसके बाद द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, ये भी सही है कि इनको प्रॉपर जो है वेस्टर्न ट्रेनिंग मिली हुई थी और इनके पास मॉडर्न आर्म्स भी थे जो उस समय भारत के लोगों के पास नहीं थे, ठीक है। कंपनी की सेना ने वेस्टर्न ट्रेनिंग ले रखी थी, ठीक है, और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब ऑब्वियस हो जाएगा कि आंसर तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, बिकॉज वो तो नहीं है कि ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन 3 एंड 4, वैसी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो 2 सही दिख गए हमें, तो उससे ऑब्वियस हो गया कि ऑप्शन 4 सही है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा भारतीय सैनिकों में निष्ठा की कमी थी, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप जो उन्हें पर्याप्त भुगतान करते थे वे उन्हें अपनी सेवाओं पर रख सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गेट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग दैम टू ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अच्छा भी है। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति देने वाला पहला चार्टर प्राप्त हुआ था? तो आप लोग पहली चीज कर दोगे ब्रिटिश है तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, जी नहीं, इट वॉज लिवेंट कंपनी, ठीक है। लिवेंट कंपनी पहली कंपनी थी जिन्हें लैंड रूट के थ्रू, ठीक है, कौन से रूट के थ्रू? लैंड रूट के थ्रू जो है इन लोगों को ट्रेडिंग करने का परमिट मिला था भारत में, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये उसकी कुछ एडिशनल डिटेल्स हो गई। जो लिवेंट कंपनी थी इनको ट्रेडिंग करने का चार्टर मिला था बाय लैंड रूट्स। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड अ चार्टर टू इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज
परमिटिंग बाय सी रूट, जो उनको 31 दिसंबर 1600 में मिला था। क्लियर? तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन? ठीक है, इंडिया में उस समय कौन एम्परर थे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी? अब देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म कब हुई थी? 1600 में, और भारत कब आई थी? 1608 में। तो 1600 की जब बात करें हम, तो अकबर जो है भारत में रूल कर रहे थे, बट अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, ठीक है, और 1608 में जो है जहांगीर थ्रोन पे बैठ गए हैं। तो ये वो टाइम पीरियड है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, तब कौन था भारत में एम्परर? तो वो थे अकबर। एंड जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तब कौन थे? तो जहांगीर। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं, राइट? तो मैंने क्लियर कर दिया, 1605 में उनकी डेथ हुई थी, बट 1600 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो चुकी थी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अकबर, ना कि जहांगीर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? ठीक है, किस मुगल सम्राट के समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश की? तो हम सभी जानते हैं, जब वो भारत आए थे, भारत में आने के बाद कुछ समय बाद उन्होंने फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी थी। तो वो तब कौन रूल कर रहे थे? तो जहांगीर जो है रूल कर रहे थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। Next question, where in India did Britishers set up their first factory in 1612? ठीक है, 1612 में अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित करा था? तो इन्होंने अपना पहला कारखाना 1612 की बात चल रही है, ठीक है, तो इन्होंने अपना पहला कारखाना जो है, फैक्ट्री की बात चल रही, सूरत में एस्टैब्लिश करा था। ठीक है, और साउथ में इन्होंने पहला अपना सेंटर कहाँ पर एस्टैब्लिश करा था? तो मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट सेंट जॉर्ज इज एस्टैब्लिश एट? ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास में। फोर्ट विलियम कहाँ पर है? बंगाल में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इंग्लिश खान टाइटल वॉज गिवन टू कैप्टन हॉकिंस बाय? ठीक है, तो इंग्लिश खान टाइटल जो है कैप्टन हॉकिंस को किसने दिया था? तो वो जहांगीर ने दिया था। ठीक है, जहांगीर ने क्यों दिया था इंग्लिश खान टाइटल? तो कैप्टन हॉकिंस जो कि पहले फर्स्ट ब्रिटिशर थे, या पहले अंग्रेजी पर्सन थे, या वाइट पर्सन थे, नॉट अंग्रेजी पर्सन, पहले वाइट पर्सन थे जो उनकी कोर्ट में आए थे। एंड उन्होंने कोर्ट में आते से ही टर्किश लैंग्वेज में जो है उनसे कॉन्वर्जेशन करना शुरू कर दिया, टर्किश डायलॉग जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिससे जहांगीर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उन्होंने उनको इंग्लिश खान टाइटल दिया था और 400 मनसब भी दिए थे। ठीक है, सो इस चीज़ से जो है, और यहीं से जो है सबकी आने की शुरुआत हो जाती। तो पहले जो ब्रिटिशर्स थे, पहले जो ब्रिटिश पर्सन थे जो उनके कोर्ट में आए थे, वो थे कैप्टन हॉकिंस। दूसरे जो पर्सन थे वो थे थॉमस रो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग इनके याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। और यहाँ पर जहांगीर के टाइम पर जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड या जो भी भारत आया है और इनसे मिला है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दे अराइव्ड इंडिया ड्यूरिंग द reign of Jahangir. Captain Hawkins was the first British who came in court of Jahangir. He used Turkish dialogue which kind of impressed Jahangir, and therefore Jahangir gave him English Khan title and 400 mansab. In 1613 he gave him permission to establish factory सूरत में। फिर 1615 में सर थॉमस रो, तो देखो 1615 में कौन आए? सर थॉमस रो, ही केम टू मुगल कोर्ट। ठीक है, और जहांगीर कौन से ईयर में आए थे? तो वो आए थे 1609 में। क्लियर? तो 1615 में सर थॉमस रो वो मुगल कोर्ट आए, फिर वो उनके एक एम्बेसडर जो है, एज एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन, उनके एज एम्बेसडर वो भारत आए थे और जहांगीर के कोर्ट गए थे। And he succeeded in getting imperial फरमान to trade and establish factories in different parts of India. तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ बनती है। ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं करती हूँ, आप लोगों को बहुत सिंपल टर्म्स में बता देती हूँ। जब कैप्टन हॉकिंस आए थे, ठीक है, जहांगीर के टाइम पर 1609 में, तब कैप्टन हॉकिंस से क्या परमिशन ली थी? कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से जो परमिशन ली थी वो ये थी कि उनको सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश, सिर्फ और सिर्फ सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिली थी। ठीक है, वेरएज जब थॉमस रो भारत आए तो उनको इंडिया के अलग अलग पार्ट में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिली थी। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा प्रिसाइज करके बता देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर चुकी हूँ। सो जहांगीर के कोर्ट में दो लोग आए थे,
कैप्टन हॉकिंस एंड दूसरे थे थॉमस रो। क्लियर? कैप्टन हॉकिंस को सिर्फ सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिली थी, वेयर एज थॉमस रो को पूरे इंडिया में, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इनको फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिली थी। राइट, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखना। तो फर्स्ट टू कम वॉज कैप्टन हॉकिंस, सेकेंड टू कम वॉज थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पर फर्रुखसियार के टाइम जो है, ओके, यहाँ पर जहांगीर की जगह जो है फर्रुखसियार की इंफॉर्मेशन यहाँ पर थोड़ी सी डाल दी गई है, बट यहाँ पर फर्रुखसियार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई है ब्रिटिशर्स के साथ या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। सो देखिए 1714 में एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम है जॉन सरमन, उनको दिल्ली कोर्ट भेजा गया था, ठीक है, ताकि वो ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ जो भी है कंपनी के लिए उसे सिक्योर कर सके। तो सर जॉन सरमन जब भारत आए थे तो वो उनके साथ एक डॉक्टर को लेकर आए थे जिनका नाम है डॉक्टर हैमिल्टन, ठीक है। स्टोरी इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज फर्रुखसियार को कुछ डिजीज़ थी, वो किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे और वही रीज़न था, उस डिजीज़ को जो है डॉक्टर हैमिल्टन ने क्योर कर दिया था और इसी से इम्प्रेस होकर फर्रुखसियार ने 1717 में रॉयल फरमान जो है जारी कर दिया गया था, ठीक है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है कंपनी का, जिसमें वैल्यूएबल प्रिविलेजेस जो है इस रॉयल फरमान के थ्रू किसको दिए गई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। इसमें यह था कि वो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के साथ कस्टम फ्री जो है ड्यूटी, मतलब फ्री ऑफ कस्टम ड्यूटी जो है वो लोग क्या कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। इनफैक्ट इस फरमान के थ्रू वो लोग खुद की कॉइन्स तक मिंट कर सकते थे। तो इतनी छूट, इतने प्रिविलेजेस जो है उनको इस फरमान के थ्रू दे दिए गए थे, ठीक है। पूरी डिटेल जो है फरमान की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा लेक्चर को पॉज करके, ठीक है, ताकि आप लोगों को एडिशनल डिटेल जो है या इससे और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पता चल जाए, ठीक है। तो एक तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही ये कि रॉयल फरमान जारी किसने किया था, तो वो थे फर्रुखसियार। कब किया था, तो 1717। किसके इन्फ्लुएंस में आके किया था, तो एक इंग्लिश मैन जॉर्ज सरमन को उनके कोर्ट भेजा गया था, उनके साथ एक डॉक्टर भी आए थे जिनका नाम है डॉक्टर हैमिल्टन। उसके अलावा किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है कंपनी का, तो वो इस रॉयल फरमान को ही कहा जाता है, ठीक है। बाकी एडिशनल डिटेल्स जो है वो आप लोग इसमें से पढ़ लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री, ठीक है, उनको एक ट्रेडिंग पोस्ट के लिए एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन कहाँ पे मिली थी, तो एक इजी क्वेश्चन है, ये कहाँ पे मिली थी उन लोगों को, सूरत में, ठीक है। 1613 वाला आई गेस रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, बट फिर भी याद रख लीजिएगा। वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति कहाँ पर दी गई थी, तो उनको ये अनुमति मिली थी सूरत में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, ठीक है, बॉम्बे पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था, तो ये किससे उनको मिला था, बॉम्बे जो है, तो ये मिला था पोर्चुगीज से। बेसिकली बॉम्बे उनको दहेज में मिला था, ठीक है। सो स्टोरी इज के 11 मई 1661 में एक शादी हुई थी, ठीक है, किसके बीच में हुई थी, तो इंग्लैंड जो है उनके चार्ल्स वन और पोर्चुगल जो प्रिंसेस थी कैथरीन, उनके साथ जो है शादी हुई थी, ठीक है। सो इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स वन एंड पोर्चुगीज की प्रिंसेस कैथरीन जो है, इन दोनों की शादी हुई थी और पोर्चुगीज जो है उन्होंने दहेज में, ठीक है, बॉम्बे दे दिया था, किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को मिल गया कि यार चलो बॉम्बे मिल गया है, क्या करे, तो उन्होंने सोचा यार ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारी, इंडिया में काम कर रही है, क्यों ना हम उनको लीज पर दे दे बॉम्बे, तो उन्होंने लीज पर दे दिया था बॉम्बे फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बहुत ही कम फेयर में उन लोगों को बॉम्बे मिला था लीज पर, ठीक है, और जिससे वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे थे और बहुत ही कम कम अमाउंट पर उनको दिया गया था लीज पर। तो उसकी पूरी जो स्टोरी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी आप समझ गए कि क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब, ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था, तो वो थे सर जॉन चाइल्ड, ठीक है। इनके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे औरंगजेब के, जिस कारण से एंड बहुत सारी ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले रही थी जिससे औरंगजेब जो है काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, और यही रीज़न था उन्होंने सर जॉन चाइल्ड को क्या कर दिया था, एक्सपेल कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। देखिए, अगर रीजन पूछे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का, तो बेसिकली फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एक एक्सटेंशन था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया जो है एक प्लेस है, उसको कैप्चर करने के लिए ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में वॉर्स चल रहे थे। ठीक है, उसी का एक एक्सटेंशन था, बट बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया है इमीडिएट कॉज। ठीक है, इमीडिएट कॉज जो था वॉज कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिश। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया था, ये इमीडिएट कॉज माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में इस तरीके से आपको उलझाया जा सकता है। आप तो तुरंत देखेंगे नहीं यार ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो है ये कॉज था, जी नहीं, इमीडिएट कॉज जो था वो था कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिश। ठीक है, अब इससे रिलेटेड छोटी मोटी जो और डिटेल्स है वो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगी, बिकॉज हम उसमें फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकेंड कर्नाटिक वॉर और दूसरे जितने भी वॉर्स हुए थे बंगाल को कॉन्कर करने के लिए, कर्नाटक रीजन को कॉन्कर करने के लिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक फर्स्ट कर्नाटक वॉर से क्वेश्चन बन गया, तो मैंने सोचा कि बता देती हूँ आपको। तो ये हुआ था कि इमीडिएट कॉज हमको पता ही है कि फ्रेंच शिप्स जो है उसे कैप्चर कर लिया गया था। उसके अलावा ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था यूरोप में, वो एक रीज़न था। इसके अलावा वॉर चला, ठीक है, दोनों तरफ फाइट्स चली एंड फाइनली ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल के थ्रू फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को ख़त्म किया गया था। तो पूरी स्टोरी है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, बिकॉज बहुत बड़ी स्टोरी है, एक एक चीज़ें बता सकती हूँ, बट वो जाननी है अगर आपको एक एक चीज़ें, तो आप लोग SSC के कोर्स में उस चीज़ को देख सकते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर समझ गए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल में हुआ था। तो जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस समय कौन रूल करा था। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें ये बताइए कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे फ्रेंच के, बिकॉज उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। तो पहली चीज़ किसके रीन में बना था वो बताना है आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे फ्रेंच के उस समय, ये बताना है। ठीक है, और जो आगे के क्वेश्चन पूछे ना उसे भी बताना। ओके, सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही। ओके, थैंक यू।